हेलो। एनाटमी सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। ये है, अब हम पढ़ेंगे क्रेनियल बोन्स। ठीक है, तो फिर से एक रिवीजन, कौन सी बुक से पढ़ना है आपको। BD चौरसिया, जैसे कि मैंने बताया है, शुरू के स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर BDS में है, फर्स्ट टू फाइनल BDS में है रादर, और शुरू कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए BD चौरसिया बहुत अच्छी बुक है। ग्रेज एनाटमी रेफरेंस बुक है। हमेशा जब आप एनाटमी पढ़ें, चाहे वो बोन्स हैं, चाहे ऑर्गन्स, मसल्स, कुछ भी पढ़ रहे हैं एनाटमी के बारे में, एक कलर एटलस अपने साथ ज़रूर रखिए। स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी बहुत अच्छी बुक है जिसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं बड़ी अच्छे से। और अगर आप थोड़े सीनियर लेवल पे एनाटमी पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप ओरल सर्जरी रेजिडेंट हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, या क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं सर्जरी की और एनाटमी देखना चाह रहे हैं, तो सीचर डुब्रुल और हैरल्ड एलिस, हेंडरसन वगैरह बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब हैं माइकल बोबाक। तो ये जो है एक आर्टिस्ट हैं और फेमस हैं, और ये कहते हैं कि ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट जोन। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की, किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और रोज़ आप अपने रूटीन के हिसाब से 6 घंटे निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, आज आपने बोला नहीं यार, आज मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। आपने अपनी नींद से लड़ाई करी, आपने अपनी भूख से लड़ाई करी, आपने अपनी तलब से लड़ाई करी, जिससे आप जो कहती है कि भाई मुझे अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करनी है, चल थोड़ी बात कर लूँ, घूम आऊँ। अगर आप अपने इन चीज़ों को ओवरकम करते हुए आज 6 की जगह 6.5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो प्रोग्रेस है। सो एनीथिंग दैट टेक्स यू आउटसाइड योर कंफर्ट जोन टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन इज़ प्रोग्रेस। तो औरों को मत देखिए, खुद को देखिए। आज आप कितना एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं अपने लिए, वो प्रोग्रेस है। ठीक है, सो हम स्कल से शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, एनाटमी की पढ़ाई हमेशा एक मॉडल और एक एटलस के साथ करिए। स्कल के 2 पार्ट्स हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स वो हैं जो ये फ्लैट पार्ट होता है आपके खोपड़ी का, और बाकी ये इरेगुलर से जितने भी बोन्स हैं फेशियल बोन्स होते हैं। फेशियल बोन्स डिटेल में हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं, 2 पेड, पैराइटल और टेम्पोरल, और 4 अनपेड, इथमॉइड, स्फीनॉइड, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। आप हमेशा देखिए, जब भी कोई चीज़ अनपेड होती है या सिंगल होती है, यूजुअली वो आपको मिड लाइन में मिलेगी। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ पेड होती है वो दोनों साइड पे होंगे। लंग्स 2 हैं, लेफ्ट राइट, वैसे ही पैराइटल 2 हैं, लेफ्ट राइट, ऑक्सीपिटल 1 है तो सेंटर में, फ्रंटल 1 है तो सेंटर में, इथमॉइड, स्फीनॉइड 1 है तो मिड लाइन में है। तो वॉट एवर इज अनपेड इज़ यूजुअली इन द मिड लाइन, यूजुअली, एंड जो भी पेड हैं वो लेफ्ट राइट करके हमारी बॉडी में होते हैं। इन बोन्स के नाम कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, इनमें कौन से फोरामिना होते हैं, उन फोरामिना से, यानी फोरामिना यानी कि छेद, इनको फोरामिना कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे छेद हैं हर बोन में, जिसमें से कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, वेसल्स, नर्व्स, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, ये किताब में ऑलरेडी दी हुई हैं, तो ये आपको रटनी है, याद करनी है। उसको क्लिनिकली कैसे, मतलब आपके बॉडी में आपके प्रैक्टिकली कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन अंग्रेज़ी का नाम है, फ्रंट में होता है, बिल्कुल आपके यहाँ पर। तो अगर मैं आपको इस मॉडल पे दिखाऊँ ज़्यादा समझ आएगा, ये है। ठीक है, ये फ्रंटल बोन है। तो ये आपका फोरहेड, आपकी ऑर्बिट की रूफ ज़्यादातर बनाता है। अगर आप इस इमेज में देखें, दिस इज़ योर फ्रंटल बोन। ठीक है, और किसी भी क्रेनियल बोन्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने लॉन्ग बोन्स में पढ़ा, एक कॉर्टेक्स होता है आउटसाइड और एक अंदर मेड्यूला होता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक आउटर कॉर्टेक्स होता है, एक इनर कॉर्टेक्स होता है, और बीच में होता है मेड्यूला। ठीक है, यानी कि आप किसी भी क्रेनियल बोन को यदि देखें तो इस तरह से होता है, ये आउटर टेबल या आउटर कॉर्टेक्स, इनर टेबल या इनर कॉर्टेक्स, और बीच में ये सारा होता है आपका मेड्यूलरी बोन, यानी कि कैंसलस बोन। इसमें कहीं पर डिप्लॉय हो सकते हैं, कहीं पे वेन्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कॉर्टिकल बोन अगर बोलेंगे किसी भी क्रेनियल बोन में, तो ये आउटर कॉर्टेक्स होता है, जिसको आउटर टेबल भी कही जाती है। ये इनर कॉर्टेक्स होता है, जिसे इनर टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, मेनली ये जितने हमारे क्रेनियल बोन्स हैं, इन सब में इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी ये आउटर टेबल है, बाहर का एरिया, ये इनर टेबल है अंदर का, और बीच में आपका कैंसलस बोन है। अनपेड बोन है, फ्रंटल साइनस होता है इसके अंदर, इस रीजन में
इस रीजन में जस्ट आपकी नोज़ के ऊपर फ्रंटल साइनस होता है। अब साइनस क्या होता है? साइनस होता है एक एयर फिल्ड कैविटी। बहुत सारे फंक्शंस हैं साइनस के, जब हम साइनसेस पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, उसका ड्रेनेज क्या है, उसका ड्रेनेज ब्लॉक होने से क्या होता है, एट्सेट्रा। अभी है कि फ्रंटल साइनस होता है एक बोन के अंदर एक हवा भरी हुई एरिया, और उस हवा को अपनी लिमिट्स में रखने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, साइनस मेम्ब्रेन। साइनस लाइनिंग होती है, यानी उस बोन के अंदर एक जैसे सिस्ट की लाइनिंग होती है वैसी एक पतली सी एपिथेलियल लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग के अंदर अंदर हवा भरी होती है और जो भी फ्लूइड या कोई भी सिक्रीशंस हैं वो सारा कुछ होता है। तो फ्रंटल बोन में होता है साइनस, इथमॉइड बोन में होता है इथमॉइड साइनस या इथमॉइड एयर सेल्स, स्फिनॉइड बोन में होता है स्फिनॉइड साइनस, और सबसे बड़ा मैग्जिला में होता है मैग्जिलरी साइनस, जिसको मैग्जिलरी एंट्रम या एंट्रम ऑफ हाइमोर भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रंटल साइनस जो होता है, सारे साइनसेस का स्ट्रक्चर और एज के साथ जो चेंजेस होते हैं वो काइंड ऑफ फिक्स्ड होते हैं, पर फ्रंटल साइनस का बहुत वेरिएबल होता है। बहुत छोटे हो सकते हैं किसी के बहुत बड़े हो सकते हैं, किसी का लेफ्ट राइट अनइक्वल हो सकता है। सो फ्रंटल साइनस इज द मोस्ट वेरिड मॉर्फोलॉजी। फिर फ्रंटल बोन में क्या हो सकता है? फ्रंटल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, अगर कोई इंजरी होती है तो आउटर टेबल फ्रैक्चर हो सकता है, इनर टेबल भी फ्रैक्चर हो सकता है, आउटर एंड इनर। वो फ्रैक्चर होने के कारण जो ड्यूरा होती है उस ड्यूरा में इंजरी हो सकती है। अब ड्यूरा क्या होती है? सो अगर हमने ये बताया ये आउटर टेबल है, ये इनर टेबल है, ठीक है। सो आउटर टेबल के बाहर किसी भी बोन की एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। अब सबको पता है हर बोन की आउटर कवरिंग होती है पेरियोस्टियम, ठीक है। ये आपकी पेरियोस्टियम है जो बोन की आउटर मोस्ट लेयर है। वैसे ही जब हम क्रेनियल बोन्स की बात करते हैं, स्पेशली कैल्वेरियल बोन्स जिसके नीचे ब्रेन स्ट्रक्चर है, उन बोन्स के नीचे जैसे कि फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, मेनली ये बोन्स हैं जिसके अंदर अंदर आपको डायरेक्टली ब्रेन मिलेगा। वहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। पहली लेयर होती है ड्यूरा मैटर, जो कि बहुत ही नॉन इलास्टिक रिजिड लेयर होती है, जो कि आपके इनर टेबल ऑफ बोन से बिल्कुल एडहेरेंट होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा के अंदर एक लूज लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एरेक्नॉइड। दिस इज एरेक्नॉइड, ठीक है। ये एक लूज लेयर है जो उतनी बोन से उतनी टाइटली नहीं चिपकी है, ये थोड़ी सी इसमें स्कोप है। दिस इज स्लाइटली लूज लेयर। और सबसे अंदर होता है पिया मैटर, ठीक है। सबसे अंदर होता है ये पाया मैटर, और ये है आपका ब्रेन टिश्यू। दिस इज योर ब्रेन, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। सो ये क्या है? ये आपका आउटर कॉर्टेक्स ऑफ बोन, ये इनर कॉर्टेक्स ऑफ बोन, ये मेड्यूला, ये आपका पेरियोस्टियम है, ठीक है। उसके बाद ये 3 आपकी मेनिंजेस हैं। कौन सी? ये ड्यूरा मैटर, ये ग्रीन वाली एरेक्नॉइड, और ये ब्लू वाली पाया मैटर, और उसके बाद ये आपका ब्रेन टिश्यू है, ठीक है। अब इतना स्पेस नहीं होता है, कहने का मतलब है कि ये ड्यूरा जो बोन से बहुत टाइटली अधेरेंट है, जब भी आपका फ्रैक्चर होगा, ठीक है, किसी भी इंजरी के कारण मान लीजिए अगर फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो फ्रैक्चर कैसे होगा? पेरियोस्टियम को रप्चर करते हुए ये फ्रैक्चर हो रहा है। तो अगर आउटर टेबल फ्रैक्चर है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, स्कैल्प को आप सूचर कर देंगे, ठीक हो जाएगा। अगर इनर टेबल भी फ्रैक्चर होती है मान लीजिए, तो ये ड्यूरा फट सकती है। ड्यूरा फटने से क्या होगा? ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे पूरी बॉडी में लिम्फेटिक टिश्यू होता है, ब्रेन में कोई लिम्फेटिक्स नहीं होते, ब्रेन में होता है CSF, जो कि आपके सिस्टर्न्स, वेंट्रिकल्स और ये ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में भागते रहता है। तो ये जो CSF होता है ये लीक हो सकता है ड्यूरा के फटने से। अगर ड्यूरा फ्रंटल बोन के पास फटी है, फ्रंटल बोन के फ्रैक्चर से फटी है, तो फ्रंटल बोन के थ्रू CSF निकलेगा। यूजुअली ऐसे एंटी ग्रेविटी नहीं जाता है, बट मान लीजिए अगर यहाँ पर इथमॉइड बोन है, इथमॉइड बोन कहाँ होती है? यहाँ होती है, इस रीजन में होती है इथमॉइड बोन, सॉरी, ठीक है ना। इथमॉइड बोन होती है यहाँ पर, ठीक है। और इथमॉइड बोन के फ्रैक्चर होने से अगर CSF निकलता है तो वो नीचे ग्रेविटी से आएगा, नाक से बाहर निकलेगा, जिसको कहेंगे CSF राइनोरिया।
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम फ्रंटल बोन की बात कर रहे हैं। तो कोई भी अगर कैलवेरियल बोन फ्रैक्चर होता है तो ड्यूरा इंजरी हो सकती है। ड्यूरा क्योंकि इनर टेबल से बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपकी हुई होती है, और ड्यूरल इंजरी से हो सकता है CSF लीकेज। ठीक है, और क्या हो सकता है फ्रंटल बोन इंजरी से? ड्यूरा इंजरी, ब्रेन इंजरी ऑब्वियसली, ऑर्बिट इंजरी क्योंकि बिल्कुल यहीं पे फ्रंटल बोन है। अगर ये सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस वाले एरिया में फ्रैक्चर होता है तो ऑर्बिटल इंजरी हो सकती है। फ्रंटो नेजल डक्ट इंजरी हो सकती है। फ्रंटो नेजल डक्ट बहुत सिंपल है, फ्रंटो नेजल, फ्रंटल बोन से नोज तक ले जाने वाली डक्ट। तो फ्रंटल साइनस को जो ड्रेन करता है वो होता है फ्रंटो नेजल डक्ट। फ्रंटल साइनस से लेके आपके पीछे एक रिसेस होती है आपके लैटरल वॉल ऑफ नोज में, वहाँ तक ये फ्रंटो नेजल डक्ट जाती है। फ्रंटो नेजल डक्ट में इंजरी होगी तो जो भी यहाँ पर कलेक्शंस सिक्रीशंस हो रहे हैं वो कलेक्ट होते जाएंगे, और तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। फ्रंटल बोन की इंजरी से ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, एक्सरे में आपको कैसे देखना है? एक्सरे में आप PA स्कल 15 डिग्रीज, PA स्कल व्यू क्या होता है? PA स्कल व्यू, PA मतलब पोस्टीरो एंटीरियर स्कल व्यू। पोस्टीरो एंटीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं वो पोस्टीरियर से एंटीरियर में पास होती हैं। जो आपकी फिल्म होती है एक्सरे की फिल्म वो एंटीरियरली होगी। आपने 15 डिग्रीज हेड को टिल्ट किया है, फिल्म के साथ हेड चिपकाया है, एक्सरेज पोस्टीरियर टू एंटीरियर आके फिल्म में गिर रही हैं एक्सरेज, इसीलिए उसको पोस्टीरियो एंटीरियर या PA व्यू कहते हैं। स्कल व्यू क्योंकि आप उसमें पूरा स्कल देख सकते हो। अगर यही व्यू मुझे ऑक्सीपिटल बोन का चाहिए तो मैं AP व्यू लूँगी, अपनी फिल्म को पोस्टीरियरली रखूँगी, एक्सरेज एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे, सो दैट विल बी AP व्यू। दिस इज 15 डिग्री टिल्टेड PA स्कल व्यू, जिसको हम कैल्डवेल व्यू भी कहते हैं। वैसे किसी भी स्कल बोन को देखने के लिए बेस्ट व्यू होता है CT स्कैन, ठीक है, बट इफ़ यू हैव टू टेक प्लेन एक्सरे तो ये PA स्कल व्यू, फ्रंटल बोन आपको ये यू कैन सी, ये फ्रंटल आपको साइनसेस दिख रहे हैं, ये इथमॉइड बोन का पार्ट क्रिस्टा गेलाई आपको दिख रहा है, ये सूचर्स दिख रहे हैं। सो ग्रॉसली अगर आपको देखना है तो फ्रंटल बोन आप PA व्यू में देख सकते हैं, कैल्डवेल व्यू में। ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन अगेन अनपेयर्ड बोन है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीपिटल बोन है। जैसे कि मैंने बताया था ये इनर टेबल है जो कि आपको बिल्कुल डार्क वाइट कलर की दिख रही है बिकॉज इट इज़ कॉर्टिकल बोन। ये आउटसाइड की आउटर टेबल है, ये भी कॉर्टिकल बोन है, थिक कॉर्टिकल बोन है, और बीच में ये जो कम डेंस चीज़ दिख रही है दिस इज मेड्यूला या डिप्लोइक स्पेस, ठीक है। सो ऑक्सीपिटल बोन ये आप प्लेन व्यूज़ में बहुत रेयरली आपको इसमें फ्रैक्चर या कुछ अप्रिशिएट कर पाएंगे, इसके लिए CT स्कैन बेस्ट व्यू होता है, CT स्कैन का एक्सियल व्यू, ठीक है। CT स्कैन कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो ऑक्सीपिटल बोन आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को लिए हुए है, फ्रंटल बोन के पीछे होता है ब्रेन का एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ऑक्सीपिटल बोन, फोरामन मैग्नम, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है किताब से, ठीक है। और क्या मतलब एटलस एक्सिस क्या इसमें आर्टिकुलेट कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न, ठीक है। अनपेयर्ड बोन है, लैम्डाइड सूचर होता है जिससे कि ये पैराइटल बोन से सेपरेटेड होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को रखता है, और फ्रैक्चर बेस्ट सीन इन एक्सियल CT, ठीक है। तो CT के बारे में क्योंकि हम CT पढ़ रहे हैं तो आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी। CT यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, बहुत तरह के CTs होते हैं, स्पायरल CT, हेलिकल CT, कोन बीम CT, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड CT। बेसिकली आपको दो चीज़ें याद रखनी है एज अ सर्जन, अगर मैं आपको बोलूँ एज अ बिगिनिंग अगर आप अपनी CT देखने की कर रहे हैं, दो चीज़ें याद रखनी है। CT क्या करता है बेसिकली, जैसे एक्सरे आपको 2 डायमेंशन में एक इमेज देता है, ठीक है, कि भाई आपने पोस्टीरियर से एक्सरेज डाली, एंटीरियर पे आई और जो फोटो छप गई वो छप गई। CT क्या करता है, आपके कोई भी स्ट्रक्चर को, सपोज आप फेस का CT कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को 3 प्लेन्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अगर मैं एंटीरियर से पोस्टीरियरली एक सेब की तरह अपने फेस को स्लाइस करूँगी, ऐसे 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 ऐसे, सजाइटल सूचर होता है यहाँ पे, सजाइटल सूचर के अलॉन्ग अगर करूँगी तो वो होता है सजाइटल व्यू, ठीक है। जैसे कि ये एंटीरियर से पोस्टीरियर तक अगर मैं अपने फेस को काटती गई तो एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, एक काइंड ऑफ व्यूइंग ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। कोरोनल सूचर के जैसे अगर मैं मीडियो लैटरली अगर इसको कट करते गई तो बनेगा कोरोनल व्यू, ठीक है, जिसमें मैं बहुत अच्छे से ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर अगर होता है, मैक्सिलरी साइनस है, लैटरल वॉल ऑफ नोज है,
सेंट्रल नेजल सेप्टम है, इथमॉइड एयर सेल्स हैं, ये पूरा आपका फ्रंटल बोन है, मैक्सिला, जाइगोमा, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सारी चीज़ें हम कोरोनल व्यू में देख सकते हैं। कोरोनल यानी कि ये कोरोनल सूचर के पैरेलल जो होता है, जो लेफ्ट टू राइट में डिवाइड करता है। और अगर अपने लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी में उसको कट किया है ट्रांसवर्सली, तो उसको हम एक्सियल या ट्रांसवर्स व्यू कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लेफ्ट राइट एसिमेट्री और ऐसी सब चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ऑक्सीपिटल बोन, लेफ्ट राइट एसिमेट्री, अगर कोई नेजल सेप्टल डिविएशन है, ये सारी चीज़ें आप एक्सियल व्यू में। ठीक है, जब हम ये तीनों व्यूज़ की सारी स्लाइसेस को एक साथ फॉर्मेट करके देखते हैं तो उसको हम कहते हैं 3D CT। हमने सारी इमेजेस जोड़ दी हैं, अब वी कैन व्यू इट 3D। ठीक है, इसको हम घुमा सकते हैं। आइडियली जब भी आप कोई चीज़, सपोज आप ये एक्सरे देख रहे हो, ठीक है, और आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ पर एक पैरासिम्पाइसिस फ्रैक्चर है, सो डोंट जस्ट रिलाई ऑन 3D CT। आप हमेशा 2D स्कैन्स में देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये कितना अंदर प्रोपगेट कर रहा है, या इसके साथ हो सकता है आप एक कॉन्डाइलर फ्रैक्चर मिस कर दें अगर आप 3D CT को प्रॉपरली घुमा के नहीं देख पा रहे हैं। और आप सुपरफिशियल फ्रैक्चर या सुपरफिशियल लीजन तो बहुत अच्छे से देख लेंगे 3D CT में, लेकिन इंटरनल चीज़ें आपको 2D, मतलब ये जो कट्स हैं, इसके स्लाइसेस हैं, इसमें बेस्ट दिखेंगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू व्यू अ CT स्कैन। दिस इज सैजिटल व्यू, दिस इज कोरोनल व्यू एंड दिस इज ट्रांसवर्स या एक्सियल व्यू। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीपिटल बोन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीपिटल हम एक्सियल CT में अच्छे से देख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं पैराइटल बोन्स पे। पैराइटल बोन पेयर्ड बोन है, लेफ्ट राइट पैराइटल बोन होता है। ठीक है, इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, इंफीरियर टेम्पोरल लाइन, जिसमें टेम्पोरालिस मसल अटैच होती है। ठीक है, सूचर्स, लैम्डॉइड सूचर, सैजिटल सूचर, सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पैराइटल बोन की खास बात यह है, पैराइटल और टेम्पोरल बोन यहाँ पर होते हैं, साइड ऑफ द फेस में। ठीक है, दिस इज़ योर पैराइटल बोन, इसके नीचे यहाँ टेम्पोरल बोन। तो जो इनका ये जो जंक्शन होता है एंटीरियरली, टेम्पोरोपैराइटल रीजन जो होता है, इसमें जो इनर टेबल होती है उसके बिल्कुल पास में ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है, ये बहुत पास जाती है। ठीक है, एंटीरियरली देयर इज एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड पोस्टीरियरली देयर इज अ पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये क्या करती है, जब भी जैसे मैंने बताया कि कोई भी कैल्वेरियल बोन का फ्रैक्चर होता है तो ड्यूरा इंजरी हो सकती है, ड्यूरा इंजरी की वजह से CSF वीक हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि इसके इनर कॉर्टेक्स के पास ये वेसल्स हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा बहुत कॉमन है अगर पैराइटल बोन या टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे बस समझ लीजिए, यहाँ पर आपका टेम्पोरल बोन आ गया और बिल्कुल टेम्पोरोपैराइटल बोन के जंक्शन में जो टीरियन होता है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज़ योर पैराइटल बोन, दिस इज़ योर टेम्पोरल बोन। ठीक है, इसमें दिखा, ये वाला स्कल बढ़िया है अपना। ये जो टीरियन वाला एरिया होता है, ये दिस इज़ योर टेम्पोरल बोन और ये पैराइटल बोन है। तो ये जो एंटीरियरली टीरियन वाला जगह था, एच टीरियन, यहाँ पर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंटीरियर ब्रांच इज वेरी क्लोज टू द इनर टेबल। तो ये जब फ्रैक्चर होता है तो बहुत कॉमन है कि ये आर्टरी कट जाए, फट जाए और ब्लीड करने लगे। वो ब्लीड करने से क्या होगा, हेमेटोमा। ड्यूरा के बाहर जो हेमेटोमा होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा हो जाता है जब पैराइटल या टेम्पोरल बोन में इस रीजन में एंटीरियरली कोई इंजरी होती है। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीरियन रीजन ऑफ द पैराइटल बोन ऑफ द टेम्पोरल बोन, दैट एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रन्स वेरी क्लोज टू द इनर कॉर्टेक्स। इसीलिए उसके फ्रैक्चर से ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा वीनस रप्चर से भी हो सकता है, डिप्लोइक वेन से बच्चों में होता है, बट मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा होता है आर्टीरियल ब्लीड से, जो कि है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, और दूसरी चीज़ पैराइटल बोन में जो आपको याद रखनी है कि आप यहाँ से कैलवेरियल ग्राफ्ट देते हो, जैसे बहुत ही फ्लैट अच्छी सी बोन होती है, तो मान लीजिए अगर किसी का ट्रॉमा में चोट लगने से मैक्सिला का आउटर वॉल डैमेज हो गया है या कैंसर की वजह से आपको रिसेक्ट करना पड़ रहा है और आपको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। हम बहुत कॉमनली करते नहीं हैं पैराइटल बोन से, बट इफ़ यू हैव टू हार्वेस्ट स्कैल्प बोन, आप पैराइटल बोन से हार्वेस्ट कर सकते हो। आप आउटर टेबल ले सकते हो और स्कैल्प से क्लोज कर सकते हो, या आप आउटर टेबल हटा के इनर टेबल ले सकते हो और क्लोज कर सकते हो, ये आर्टरीज बचाते हुए। सो इट इज़ अ गुड साइट फॉर कैलवेरियल ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग. It is a very common site for extradural hematoma because the middle meningeal artery runs very close to the inner cortex. ठीक है, नेक्स्ट आ गया टेम्पोरल बोन. पेड बोन है, लेफ्ट राइट दोनों साइड होती है.
मैक्सिलोफेशियल सर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोन है बिकॉज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। आपका मिडिल क्रेनियल फोसा बनाता है, इसमें बहुत सारे फोरामिना हैं जो आपको याद रखने हैं, उसमें से स्ट्रक्चर्स हैं जो याद रखने हैं। फिलहाल हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी 4 प्रोसेसेस कौन सी होती हैं। स्क्वैमस यानी कि फ्लैट पार्ट, जैसे स्क्वैमस सेल्स होते हैं हमारे हिस्टोलॉजी में, फ्लैटेंड सेल्स को स्क्वैमस सेल्स बोलते हैं। वैसे ही फ्लैटेंड पार्ट जो होता है आपका टेम्पोरल बोन का, ये वाला पार्ट, ये फ्लैट पार्ट, इसको बोलते हैं स्क्वैमस पार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद ये होती है जाइगोमैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये है जाइगोमैटिक आर्च। जाइगोमैटिक आर्च किससे बनती है? जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। वेरी सिंपल। जाइगोमैटिक आर्च, ये आपका जाइगोमैटिक बोन है, उसकी टेम्पोरल प्रोसेस, और ये आपका टेम्पोरल बोन है, उसकी जाइगोमैटिक प्रोसेस। एक क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत कॉमनली आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द जाइगोमैटिक आर्च। तो ये जो दोनों प्रोसेसेस का जो ये जंक्शन है, जो सूचर है, जस्ट पोस्टीरियर टू इट इज द वीकेस्ट पॉइंट। सो जस्ट पोस्टीरियर टू द suture between the zygomatic process of the temporal bone and temporal process of the zygomatic bone, just posterior to the junction or the suture is the most common site of fracture of the zygomatic arch, ठीक है। सो zygomatic प्रोसेस हो गई, फिर टिम्पैनिक प्रोसेस हो गई जिसमें आपकी टिम्पैनिक कैविटी होती है, ईयर कैविटी होती है, और पीट्रोमैस्टॉइड प्रोसेस यानी कि पीछे यहाँ पर जो मैस्टॉइड एयर सेल्स वगैरह होते हैं, दिस इज द मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये आपका टेम्पोरल बोन में ही ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है। पेयर्ड बोन है टेम्पोरल बोन, 4 पार्ट्स हमने देख लिए हैं। इट फॉर्म्स अ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। कैसे बनाता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट? ये जो स्क्वैमस पार्ट है, स्क्वैमस पार्ट का ही एक यहाँ पर एक फोसा है, ठीक है। एक रग्बी बॉल के जैसे शेप का एक फोसा है जिसको हम कहते हैं ग्लिनॉइड फोसा, ठीक है। स्क्वैमस पार्ट जैसे ही नीचे कर्व करता है, ये फोसा बनाता है। तो इस ग्लिनॉइड फोसा में जो है आपका ये मैंडिबल का कॉन्डाइल फिट होता है ऐसे। यहाँ पे फिट नहीं होगा क्योंकि ये अलग इंसान का मैंडिबल है और अलग इंसान का स्कल है। तो बट आई स्टिल शो यू, इस तरह से आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनता है। इसके आसपास फिर जॉइंट कैप्सूल बनने लगती है और सबलैटरल टेरिगॉइड और सारी मसल्स अटैच होने लगती हैं और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनता है। मिडिल क्रेनियल फोसा का बेस बनाता है ये। एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा कौन सी आर्टरी से होता है? एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मोस्ट कॉमनली हो बहुत चीज़ों से सकता है, मोस्ट कॉमनली एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो कि टेम्पोरोपैराइटल रीजन में रन करती है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूरल इंजरी अगर होती है, ड्यूरा अगर रप्चर होती है किसी भी कैलवेरियल बोन फ्रैक्चर से, तो CSF लीकेज होता है। फ्रंटल बोन में फ्रैक्चर होगा तो CSF ऐसे एंटी ग्रेविटी नहीं जाएगा। लेकिन अगर टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर होता है, आप ये देखिए, अगर टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके टिम्पैनिक रीजन में या पीटरस रीजन में फ्रैक्चर होता है और वहाँ पर ड्यूरा रप्चर होती है, फटती है, तो जो CSF लीक होगा कहाँ से होगा? कान से। उसको हम कहेंगे CSF ओटोरिया, ठीक है, क्योंकि कान से आ रहा है। जब नाक से आता है इथमॉइड बोन के फ्रैक्चर से तो हम कहेंगे CSF राइनोरिया, ठीक है। तो CSF ओटोरिया सबसे कॉमन कब होता है? टेगमेंट टिम्पनी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। MCQ आता है एग्जाम में, इसलिए हम डिटेल में और ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ CSF ओटोरिया इज फ्रैक्चर ऑफ टेगमेंट टिम्पनी पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। CSF राइनोरिया का मोस्ट कॉमन साइट क्या है? क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। जब इथमॉइड पढ़ेंगे तब उस पर आएंगे। और एक ईगल सिंड्रोम होता है। ईगल सिंड्रोम इज़ अ वेरी वेग, वेरी लेस अंडरस्टूड सिंड्रोम। उसमें क्या होता है? बेसिकली ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ठीक है। ये MCQ पूछा जाता है एग्जाम में। इलॉन्गेशन ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दिस कंडीशंस? तो ऑप्शंस बड़े सारे होते हैं उठपटांग। आंसर है ईगल सिंड्रोम। तो ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है, और अगर आप ऐसे देखें, ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस और यहाँ पर मैंडिबल के पीछे, ये मैंडिबल के पीछे लिंगुली, यहाँ पर कहीं पर एक हायोइड बोन होती है, ठीक है। अगेन वन अनपेयर्ड बोन, इसीलिए मिड लाइन में होती है, यहाँ कहीं पे। और यहाँ आपका स्टाइलॉइड लिगामेंट, स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस से हायोइड बोन तक एक लिगामेंट जाती है जिसे कहते हैं स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ठीक है। किसी कारण से अगर ये लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, स्टाइलॉइड प्रोसेस लंबी हो जा रही है, या ये स्टाइलोहायोइड लिगामेंट पूरा कैल्सीफाई हो जा रहा है, तो क्या होता है? एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, एक रुकावट क्रिएट करता है। जब आप हेड टर्न करते हो या थूक सोलो करते हो या कुछ बोलते हो तो सडन शार्प पेन होता है इस रीजन में,
ठीक है। ईगल सिंड्रोम डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। सडन शार्प नर्व लाइक पेन इन द जॉ बोन, जॉइंट, बैक ऑफ द थ्रोट, बेस ऑफ द टंग, ट्रिगर्ड बाय swallowing, मूविंग ऑफ द जॉ, टर्निंग द नेक, है ना। और ये क्यों हो रहा है? इलांगेटेड या मिस शेप्ड स्टाइलॉइड प्रोसेस से, या कैल्सिफिकेशन ऑफ स्टाइलोहाइड लिगामेंट। जब हम नॉर्मली पेशेंट्स के एक्सरेज करते हैं तो कई पेशेंट्स में आपको पूरी की पूरी कैल्सिफाइड लिगामेंट दिखेगी, मगर उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, और किसी पेशेंट में जस्ट थोड़ा सा इलांगेटेड होगी और उसमें ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। सो इट इज़ अ वेरी वेग, लेस अंडरस्टूड सिंड्रोम, बट फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ईगल्स सिंड्रोम। अब आते हैं हम इथमॉइड बोन पे, ठीक है। इथमॉइड बोन सिंगल बोन होती है, ऐसी दिखती है, ठीक है। कहाँ होती है इथमॉइड बोन? यहाँ पे, ये आपकी इथमॉइड बोन है, ठीक है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है इथमॉइड बोन की। ऑर्बिट, लैटरल वॉल ऑफ नोज, स्कल बेस, ये तीनों चीज़ें कनेक्ट करती है वो, ठीक है। लेफ्ट और राइट ऑर्बिट के बीच में ये इथमॉइड बोन है। इथमॉइड साइनसेस, या जिसको इथमॉइड एयर सेल्स भी कहते हैं, बिकॉज छोटे 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 साइनसेस होते हैं कई सारे, तो इसको इथमॉइड एयर सेल्स भी कहते हैं। एंटीरियर ग्रुप ऑफ इथमॉइड एयर सेल्स, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ इथमॉइड एयर सेल्स। तो ये ऑर्बिट के बीच वाला रीजन होती है। लैटरल वॉल ऑफ नोज 3 कॉन्का से बनी होती है, कॉन्का या टर्बिनेट, सुपीरियर नेजल टर्बिनेट, मिडल नेजल टर्बिनेट और इन्फीरियर नेजल टर्बिनेट, या सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का और इन्फीरियर कॉन्का। कॉन्का क्या होता है? कॉन्का मतलब शंख, ठीक है। इंग्लिश में शंख को कॉन्का कहते हैं। तो शंख, अगर आप क्रॉस स्ट्रक्चर, अगर क्रॉस सेक्शन देखो शंख का, तो स्पाइरल होता है, इसी तरह का आपको दिखेगा। तो इसीलिए जब हम ऐसे इसका कोरोनल सेक्शन लेते हैं तो ये शंख जैसा लगा था उन लोगों को जिन्होंने नाम रखा है, इसलिए उन्होंने इसका नाम कॉन्का रख दिया। उसके नीचे ये जो खाली जगह होती है कॉन्का या टर्बिनेट के नीचे, इसको कहते हैं मियाटस, ठीक है। इस मियाटस में सारे ये साइनसेस की ओपनिंग खुलती हैं, मतलब ये जो भी साइनस ड्रेन हो रहा है तो यहाँ पर छेद होते हैं इन मियाटसेस में, जहाँ पर वो सारी ओपनिंग खुलती है, ठीक है। सारी मतलब साइनसेस ड्रेन करते हैं। तो ये सुपीरियर कॉन्का और मिडिल कॉन्का आर अ पार्ट ऑफ इथमॉइड बोन। इन्फीरियर नेजल कॉन्का इज अ सेपरेट बोन, ठीक है। सो जब हम फेशियल बोन्स काउंट करेंगे, मैक्सिला, जाइगोमा, पैलेटल बोन, मैंडिबल, इथमॉइड, मतलब इथमॉइड तो हम नहीं काउंट करेंगे, बट इन्फीरियर नेजल कॉन्का, वोमर, ये सेपरेट बोन्स हैं, ठीक है। ये नीचे से जो ये बोन दिख रहा है ये वोमर है, ऊपर से जो ये पर्पल कलर का बोन दिख रहा है दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, ठीक है। तो इथमॉइड होता कहाँ है? बेसिकली ऑर्बिट और लैटरल वॉल ऑफ नोज के बीच में, और स्कल बेस बनाता है, ठीक है। इसीलिए जब ऑर्बिटल इंजरी होती है यहाँ से फर्स्ट एक क्रिबरी फॉर्म प्लेट होती है, यहाँ पर एक ये क्रिबरी फॉर्म प्लेट है। क्रिबरी फॉर्म क्यों? क्योंकि पेपर थिन एक तो बोन है, ठीक है, पेपर जितना पतला एक बोन है ये क्रिबरी फॉर्म प्लेट, और उसमें भी छेद हैं। जैसे चीज़ की फोटो नहीं आती, चीज़ में छेद छेद बने होते हैं, चूहा निकलता है खाता है, वैसे ही एक पतली सी पेपर थिन बोन है और उसमें भी छेद है, इसलिए उसको क्रिबरी फॉर्म प्लेट बोलते हैं। उसमें से सारे आपका जो स्मेल के नर्व फाइबर्स हैं वो पास होते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रैक्चर होने से एनोस्मिया भी होता है, ठीक है। तो अनपेयर्ड बोन है, क्रिबरी फॉर्म प्लेट फ्रैक्चर, ये जो एकदम पतली सी बोन है, किसी ने मुक्का मारा, यहाँ पर नाक फूट गई और यहीं पे आपकी क्रिबरी फॉर्म प्लेट फ्रैक्चर हो गई, ठीक है। बिकॉज क्रिबरी फॉर्म प्लेट इतनी पतली है, बहुत कॉमनली फ्रैक्चर होती है, और ड्यूरा से चिपका हुआ है क्योंकि ये क्रेनियल बोन है। ड्यूरा रप्चर हुई, CSF लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ? ये क्या है? नोज से लीक हुआ, तो उसको कहेंगे CSF राइनोरिया। सो क्रिबरी फॉर्म प्लेट फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CSF राइनोरिया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्रेनियल नर्व के वो पास होते हैं, इसीलिए इथमॉइड फ्रैक्चर से एनोस्मिया भी हो सकता है, यानी कि लॉस ऑफ स्मेल सेंसिटिव। और सुपीरियर और मिडिल नेजल कॉन्का इथमॉइड बोन का पार्ट है, और इथमॉइड एयर सेल्स की ड्रेनेज वगैरह आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जब हम स्फिनॉइड बोन पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए ग्रेटर विंग, लेसर विंग, टेरिगॉइड प्लेट्स, टेरिगॉइड हैमुलस। टेरिगॉइड प्लेट्स कहाँ होती हैं? ये आपका मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी है, ट्यूबरोसिटी के पीछे ये लैटरल टेरिगॉइड प्लेट, ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। लैटरल टेरिगॉइड प्लेट के लैटरल सरफेस पे लैटरल टेरिगॉइड आती है, और लैटरल प्लेट के मीडियल सरफेस पे मिडियल टेरिगॉइड आती है। इस तरह से आपको सारे अटैचमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। स्फिनोइडल साइनस की ड्रेनेज पता होनी चाहिए, फोरामिना में से स्ट्रक्चर्स कौन से पास हो रहे हैं पता होना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकली स्पीकिंग स्फिनोइडल साइनस, मैक्सिलोफेशियल स्फिनोइडल बोन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डोमेन में सिर्फ जब हम ऑर्बिटल फ्रैक्चर रिपेयर कर रहे होते हैं तब आता है, ठीक है।
अब हम आएंगे हेड इंजरी की तरफ। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अब हेड इंजरी पूछने लग गए हैं, ठीक है। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी EDH पूछ रहे हैं। SR शिप, अगर आप मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की सीनियर रेजिडेंसी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आने लग गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में आने लग गया अलग अलग स्टेट्स के। और अगर आप किसी ट्रॉमा में किसी फेलोशिप का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक ATLS पूछते हैं, हेड इंजरी पूछते हैं, ठीक है। सो बेसिक 4 टाइप्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। EDH जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा या एपीड्यूरल हेमाटोमा भी बोलते हैं, बिकॉज ड्यूरा के बाहर की ब्लीड होती है। सब ड्यूरल हेमाटोमा, सब एरेक्नॉइड हेमरेज और डिफ्यूज एक्सिनल इंजरी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लेयर्स हैं, एक बार फिर से हम ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। ये आपका इनर टेबल ऑफ बोन है, ठीक है। इसमें आपकी 3 लेयर्स हैं इसके नीचे से। सबसे पहले ये एकदम बिल्कुल चिपकी हुई है ड्यूरा, ठीक है, बोन के बिल्कुल चिपकी हुई है ड्यूरा, ठीक है। तो अगर बोन के रप्चर से ये फ्रैक्चर हुआ मान लीजिए, और बोन और ड्यूरा के बीच में, ये आपका बोन है, ये आपका ड्यूरा है, इसके बीच में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको कहते हैं एपीड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। पहले भी मैंने बताया था कि ये जो ड्यूरा है, ये बहुत ही टेंस्ड, बहुत ही नॉन इलास्टिक टाइट लेयर है, ठीक है। तो अब इसमें अगर कोई ब्लीड हो रहा है इन दोनों लेयर्स के बीच में, तो उस फ्लूइड को, उस ब्लड को बहुत ज़्यादा फैलने की जगह नहीं मिलेगी, वो रिस्ट्रिक्टेडली फैलेगा। पर अगर वेसल बड़ा है, जैसे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है सबसे कॉमन सोर्स, अगर बड़ा वेसल ब्लीड करता है तो बड़ा ब्लीड हो सकता है, तो ऐसा शेप बनेगा उसका, क्योंकि उसको जगह तो मिल नहीं रही है ना। वो जितनी जगह मिलेगी उसी में वो ब्लीड होगा। तो इसीलिए इसका होता है शेप कुछ ऐसा। जब एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा होता है तो वो इस तरह का शेप लेता है, क्योंकि बोन को तो वो खिसका नहीं सकता है, ड्यूरा को भी वो पिचका नहीं सकता है, बस हल्का सा खिसका सकता है। तो ये बाई कॉन्वेक्स या लेंटिकुलर शेप का जो आपको दिख रहा है पत्ती जैसा, वो होता है इस शेप का। अगर आपको सिटी में दिख रहा है तो वो होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। जैसे जैसे ये हेमाटोमा डीप होते जाता है, इसी ड्यूरा से नीचे सब ड्यूरल हो गया, तो प्रोग्नोसिस ख़राब होती चलती है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ब्रेन में सिर्फ टेम्पररी कंप्रेशन के साइंस हैं, आपको कुछ नहीं करना है। हेमाटोमा है, अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, ज़्यादातर में डीकम्प्रेस करना नहीं पड़ता है, अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर सब ड्यूरल हेमाटोमा, सब ड्यूरा जैसे कि मैंने बताई थी, ड्यूरा के नीचे होती है एरेक्नॉइड, ठीक है। ये है आपकी एरेक्नॉइड लेयर। तो ये जो लेयर है ये लूज टिश्यू है, एरेक्नॉइड इज़ अ लूज टिश्यू। सो जब एरेक्नॉइड सब ड्यूरल हेमाटोमा होगा तो ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में हो रहा है, तो वो पूरे में फैलेगा, इस तरह से पूरे में वो ब्लीड फैलेगी। तो बिल्कुल ऐसा क्रिसेंट्रिक शेप ले लेगा। क्रिसेंट यानी कि जो चांद होता है ना, पतला सा चांद, ईद का चांद, उस तरह उसको क्रिसेंट बोलते हैं। जैसे क्रिसेंट जैसा क्रिसेंट्रिक शेप होगा, तो ये होता है सब ड्यूरल हेमाटोमा। सब एरेक्नॉइड हेमरेज, एरेक्नॉइड के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो सिस्टर्न्स वगैरह होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, उसमें अगर होता है तो होता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज। उसकी प्रोग्नोसिस और भी ख़राब होती है। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस होता है कि फ्यूचर, यानी उसके बाद पेशेंट का क्या हश्र होगा, उसको कहते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस अच्छी है मतलब ये चीज़ जल्दी ठीक हो जाएगी या पूरी ठीक हो जाएगी, और पेशेंट को कोई मॉर्बिडिटी या मॉर्टैलिटी का खतरा नहीं है, ठीक है। और प्रोग्नोसिस ख़राब होना का मतलब होता है कि ये जो चीज़ हो गई है ये या तो पेशेंट को मॉर्बिड कर देगी। मॉर्बिड मतलब जिस स्टेट में है उसी स्टेट में, वेजिटेटिव स्टेट में है, या जो भी मतलब कंडीशन है वो वैसी ही रहेगी, या वर्सन होगी, या फिर उसकी डेथ हो सकती है। तो प्रोग्नोसिस ख़राब होती जाती है जैसे जैसे ये ब्लीड अंदर होते जाता है। सब एरेक्नॉइड और डिफ्यूज एक्सिनल इंजरी होती है कि कंकशन की वजह से, मतलब कोई फ्रैंक फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन झटका इतनी ज़ोर का लगा है कि अलग अलग जगह जो ब्रेन में एक्सॉन्स हैं उनमें इंजरी हो गई है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा फ्रैक्चर की वजह से होता है यूजुअली, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ, वेसल फटी, या कोई वेन्स फटी, कॉर्टिकल वेन्स फटी, या कोई वेन्स रप्चर हुई हैं और उसकी वजह से कलेक्शन ऑफ ब्लड हुआ है। सब ड्यूरल हेमाटोमा भी यूजुअली वीनस हैमरेज की वजह से होता है। सब एरेक्नॉइड हैमरेज इज ऑल्सो काइंड ऑफ हैमरेज। तो ये सब फ्रैक्चर्स के कारण जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आप CT स्कैन में दिखोगे, क्योंकि CT में आपको बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखता है। और जब आपको सॉफ्ट टिश्यू देखना है तो उसके लिए आप MRI कराते हो, इसलिए DIA यूजुअली आप
DAI आप यूजली MRI में चेक करते हो, ठीक है। तो ये है सिंपली, दिस इज आर्टीरियल ब्लड, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। जैसे मैंने बताया, मोस्ट ब्लड इज बिटवीन ड्यूरा एंड स्कल। अंडरलाइंग फ्रैक्चर होता है 95% केसेस में। फ्रैक्चर होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से, कलेक्शन ऑफ ब्लड, या फिर रेयरली वीनस एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा होता है जब सुपीरियर सजाइटल साइनस की वेन्स फट के ब्लीड कराती हैं, विच इज़ वेरी रेयर। डज इट क्रॉसेज द ड्यूरा बट डज नॉट क्रॉस द सूचर, ठीक है। एक साइड पे यूजुअली लिमिटेड रहता है। लेंटीफॉर्म या बाइकॉन्वेक्स शेप का होता है, जैसे कि मैंने बताया, लेंटीफॉर्म यानी पत्ती जैसा, और यूनिलैटरल होता है क्योंकि उसी साइड की वेसल फटी है। और यंग एडल्ट में होता है ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल बहुत कॉमन है। क्या होता है, जब चोट लगती है कुछ टाइम के लिए पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है, उसका जो भी आपका बिहेवियर कह लो या ग्लासगो कोमा स्केल पे जो भी चीज़ें हैं, ही इज़ ओके। बट जैसे 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 ये ब्लीड बढ़ते जाता है, ये ब्रेन पे प्रेशर इफेक्ट डालता है। प्रेशर की वजह से ब्रेन में कुछ सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, ठीक है। उसके बाद हेड इंजरी दिखनी शुरू होती है। जब ये बड़ा हो जाए और प्रेशर डालना शुरू करे, कंप्रेशन सिम्टम्स आने लगे, तब एक्चुअली पता चलता है कि हाँ, हो सकता है इसको हेड इंजरी होगी। सो वो जो इंटरवल होता है बिटवीन इंजरी एंड एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी, वो इंटरवल को ल्यूसिड इंटरवल कहा जाता है। तो रूल ये है, जब हम ATLS पढ़ेंगे तो मैं फिर से बताऊंगी कि जब पेशेंट को चोट लगती है, तो जब भी आप मोड ऑफ इंजरी में सोचो कि बाइक चला रहा है और बाइक से टक्कर हुई किसी रोड बैरियर की या किसी ट्रक से, और बंदा उछल के उधर गिरा, ठीक है। भले आपके पास चल के आ रहा है ट्रॉमा सेंटर में, आपके हॉस्पिटल में पेशेंट चल के आ रहा है, बट मोड ऑफ इंजरी ऐसी है कि यहाँ से वहाँ तक गिरा है, हो सकता है इसको चोट लगी हो और इस समय पेशेंट लूसिड इंटरवल में हो, साइंस ना दिखा रहा हो। सो ऑलवेज जब भी मोड ऑफ इंजरी डेंजरस होती है, तो रूल होता है कि पेशेंट को बिठा लिया जाए और उसको कुछ घंटे ऑब्जर्व किया जाए टिल द टाइम यू आर क्लियर कि CT स्कैन में या तो सब कुछ रूल आउट हो गया कि कुछ भी नहीं है, और CT अगर अवेलेबल नहीं है तो आप वेट करा लो, जस्ट चेक इफ देयर इज अ ल्यूसिड इंटरवल एंड कोई मास इफेक्ट की वजह से कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है, आप इवैक्यूएट कर सकते हो अगर बहुत बड़ा है और प्रेशर दे रहा है, अगर छोटा है तो कुछ नहीं करना है, और प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी होती है। सब ड्यूरल हेमाटोमा बीनीथ द ड्यूरा, क्लोज ब्रेन इंजरी में ज़्यादा होता है कि भाई ऊपर से कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर से कंकशन की वजह से या शेयरिंग फोर्सेस की वजह से वो फट गया है, और पूरे में क्योंकि लूज टिश्यू है, पूरे में एक क्रेसेंट का शेप का या सिकल के शेप का शेप ले लिया है। सेरिब्रम में क्या रॉन्ग ज़्यादा होता है, इसमें हेडेक, डिक्रीज कॉन्शियसनेस, चलने में टेढ़ापन आना, गेट प्रॉब्लम्स और कॉग्निटिव डिसफंक्शन, मेमोरी लॉस, यानी जितने भी सेरेब्रल सिम्टम्स आ सकते हैं वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप कॉर्टेक्स में एक छेद करते हो और ये सारे को इवैक्यूएट कर देते हो, उसको डीकम्प्रेशन कहते हैं। अगर छोटा है यू कैन वेट, अगर बड़ा है इट इज़ अ न्यूरोसर्जिकल कॉल। न्यूरोसर्जन को लगता है कि नहीं डिकम्प्रेस होना चाहिए, तो आप कॉर्टेक्स में छेद करके इस सारे ब्लड को डीकम्प्रेस करते हो। इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, मतलब कंपेयर टू EDH, SDH इज हाई मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट होता है सब एरेक्नॉइड हैमरेज। ये जो आपको क्रैब जैसा एक सिस्टर्नल स्पेस में अपीयरेंस दिखेगा, ये अगेन इट इज़ अ एक्सियल या ट्रांसवर्स कट ऑफ CT ब्रेन या CT हेड। क्या कि CSF में ब्लड आ जा रहा है, जहाँ CSF होना चाहिए था वहाँ पर ब्लड आ जा रहा है, ठीक है। जो आपका वेंट्रिकल्स हैं और सिस्टर्न्स हैं अराउंड द स्कल बेस, ये क्या होता है, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो वेन्स होती हैं उनके फटने की वजह से होता है। ये भी अगेन क्लोज्ड इंजरी से होगा, आपका फ्रैक्चर हो ज़रूरी नहीं है, कंकशन इंजरी से, कंट्यूजन इंजरी से, एन्यूरिज्म भी कोई फट सकता है, प्री एग्जिस्टिंग एन्यूरिज्म है और वो फट जा रहा है, ठीक है। तो एक क्रैब लाइक अपीयरेंस होता है। अब इसमें आप कैसे ड्रेन करोगे भाई, अगर बोन के पास है कोई कलेक्शन तो आप बोन में छेद करके ड्रेन कर दो, पर ये तो बिल्कुल ब्रेन के बीच में बैठा है, तो इससे क्या होगा, आपको जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से इंट्रासेरिब्रल प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड टू लोअर द इंट्रासेरिब्रल प्रेशर। तो ऑस्मोटिक कोई डायूरेटिक्स होते हैं, मैनिटॉल वगैरह, जो सेरिब्रल डायूरेटिक्स होते हैं, सॉरी, वो सब अगर आप देते हैं तो इंट्रासेरिब्रल प्रेशर कम होगा और जो ये कंप्रेशन सिंड्रोम सिम्टम्स आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। प्रोग्नोसिस अगेन नॉट वेरी गुड। और लास्ट है डिफ्यूज एक्सिनल इंजरी, ये आप MRI में ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। सेम फ्रैक्चर होना ज़रूरी नहीं है, सडन ट्रॉमेटिक शेयरिंग की वजह से। अब प्रॉब्लम ये है,
इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम कुछ सालों पहले नीट का एग्जाम था कि भाई पेशेंट ऑफ हेड इंजरी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड इन MRI देयर वर सेवरल स्मॉल रीजन्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट एट द ग्रे वाइट मैटर जंक्शन इन द कॉर्पस कैलोसम एंड मोर सीवियर in the brainstem surrounded by flare hyperintensity. This was the exact language of the question. So what is it suggested of? Options were EDH, SDH, SAI and DAI. ठीक है, so आपको पहले पता होना चाहिए what is EDH, what is subdural hematoma, what is extradural hematoma, what is subarachnoid hemorrhage. Then only you can तुक्का लगा के you can answer. But now since we have read about all these, तो आपको पता है कि भाई MRI में पहली बात तो आप देखोगे यूजुअली डिफ्यूज एक्सिनल इंजरी, ठीक है। और इस तरह से डिफ्यूज पैटर्न इसी तरह के होता है। अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, ट्रीटमेंट इज ओनली पैलिएटिव, यू कैन ओनली वेट एंड वॉच, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। सो जस्ट टू रिवाइज क्विकली, क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं, 2 पेड 4 अनपेड। फ्रंटल बोन में फ्रंटल साइनस आपको पता होना चाहिए, आउटर टेबल फ्रैक्चर, इनर टेबल फ्रैक्चर, फ्रंटोनेजल डक्ट कहाँ जाके ड्रेन करती है, ऑक्सीपिटल बोन, फिर सारे सूचर्स के नाम पता होने चाहिए। पैराइटल टेम्पोरल रीजन में मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है, एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रन्स वेरी क्लोज टू द इनर टेबल इन द टीरियन रीजन विच इज टेम्पोरोपैराइटल रीजन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ EDH, आपकी एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंज। ये सब MCQs हैं, ये सारे किसी भी फॉर्म में आपको MCQ में पूछ सकते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर CSF राइनोरिया, फ्रैक्चर ऑफ क्रिब्रिफ्रॉम पेटाफिथमॉइड बोन। विच इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर CSF ओटोरिया, फ्रैक्चर ऑफ टेगमेंट टिम्पनी, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में पूछेंगे। ईगल सिंड्रोम पूछ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज अ सेपरेट बोन, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडिल नेजल कॉन्का, इन्फीरियर नेजल कॉन्का या ऑल ऑफ द अबव। तो एग्जाम में आपको क्या आंसर करना है, इन्फीरियर नेजल कॉन्का, क्योंकि वो अलग बोन है, बाकी दोनों इज अ पार्ट ऑफ इथमॉइड बोन, ठीक है। स्फिनॉइड बोन में आपको साइनस की ड्रेनेज, मसल अटैचमेंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। और हेड इंजरी हमने पढ़ लिया है, सिंपल फ्रैक्चर की तरह मैनेज करना है। अगर हेड इंजरी है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, सब एरेक्नॉइड हेमरेज या डिफ्यूज एक्सिनल इंजरी, तो उस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। सो एक किसी बहुत होशियार इंसान ने कहा होगा, किसने कहा है नहीं पता है, इसीलिए अनोनिमस कहा गया है कि हार्ड वर्क्स पुट यू वेयर गुड लक कैन फाइंड यू। लोग यूजुअली कहते हैं कि इसका लक अच्छा था इसीलिए इसका फर्स्ट रैंक आ गया। नेवर पॉसिबल। हार्ड वर्क ही आपको ऐसी जगह पर पहुंचाएगा जहाँ गुड लक आपको पहचान ले, जहाँ गुड लक आपको देख ले। सो 99.99% इज योर हार्ड वर्क। इट्स ओनली दैट 0.1% ऑफ दोज हार्ड वर्किंग पीपल हु आर इधर लकी और नॉट लकी, ठीक है। अ नॉन हार्ड वर्कर कैन नेवर बी लकी। सो बहुत मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ अपने यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे कोशिश करेंगे कि मिलके सॉल्व करें। थैंक यू।